एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे बी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपने तेजस की। इसके एक्सपोर्ट को लेकर खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि मलेशियन एयरफोर्स ने RFP जारी की थी और भारतीय तेजस उनके एयरक्राफ्ट जो खरीद है 18 एयरक्राफ्ट की वो खरीद करना चाह रहे हैं, उसमें एक अग्रणी पार्टिसिपेशन ले रहा है। तो अब HAL का यह कहना है, HAL के CMD का कहना है कि अब जो सितंबर का तीसरा वीक होगा उसमें उनको अपना जो प्रपोजल है, भारत का जो प्रपोजल है वो दिया जाएगा। यह प्रपोजल तेजस MK1A के लिए होगा, मतलब जो भारत अपना कंटेंडर रख रहा है वो तेजस MK1A रख रहा है, जिसमें कि एसा रेडार का इस्तेमाल होता है। भारतीय एयरफोर्स ऑलरेडी इसके 83 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे चुकी है और इसी चीज को प्रेजेंट करते हुए HAL के द्वारा अब रॉयल मलेशियन एयरफोर्स को ये एयरक्राफ्ट बेचने का प्रयास किया जाएगा। यहां पर यह जान लेना जरूरी है कि 18 एयरक्राफ्टों के लिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट निकाल रहे हैं, फॉलो ऑन ऑर्डर भी 18 का और दिया जा सकता है। इसके अलावा 18 नए एयरक्राफ्ट भी वो खरीद सकते हैं अपनी दूसरी खरीद में। वो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट में बांटकर इस प्रोजेक्ट को निपटाना चाह रहे हैं, भारत की तरह नहीं कि 100 एयरक्राफ्ट एक साथ खरीदने हैं, 200 एक साथ खरीदने हैं। वो छोटे छोटे भागों में खरीद रहे हैं, जिससे कि उनको अलग अलग एयरक्राफ्ट या अलग अलग जनरेशन के एयरक्राफ्ट उनको प्राप्त हो पाते हैं, जिससे कि टेक्नोलॉजी अपडेट जो होती है वो भी प्राप्त उनको हो जाती है। भारत भी राफेल के केस में कुछ इसी प्रकार का करने का प्रयास कर रहा है। 36 के बाद हो सकता है 26 और खरीदे जाएं। खैर, तेजस पे आते हैं तो HAL का कहना है कि बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं तेजस के कि वो मलेशिया को बेचा जा सके। उनका यह भी कहना है कि HAL का जो व्यापार है वो मलेशिया के साथ पहले से हो रहा है, कुछ 2 से 3 साल से हो रहा है और मलेशिया HAL से काफी खुश है, HAL की सर्विसेज से काफी खुश है। इसके अलावा उनका कहना है कि ईस्ट यूरोप, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया और साउथ अमेरिका, इनके बहुत से देश हैं जो कि तेजस MK1A के लिए इच्छा जता रहे हैं और इनके सामने भी इसको प्रोजेक्ट किया जाएगा जब इसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बढ़ा ली जाएगी HAL के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं तेजस नेवल वेरिएंट की। आपको पता है कि तेजस का जो नेवल वेरिएंट था उसने कुछ 1-1.5 साल पहले INS विक्रमादित्य पे कई सोर्टीज की और 2 इसके जो प्रोटोटाइप हैं NP1 और NP2, जिसमें कि NP1 ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जबकि NP2 उनका फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो अभी खबर निकलकर सामने आ रही है कि नेवी ये चाह रही है कि एक स्क्वाड्रन वो इस प्रकार का रखे, तेजस नेवल वेरिएंट का एक स्क्वाड्रन इस प्रकार से रखे, ताकि उनके जो हॉक एयरक्राफ्ट हैं जो कि बेसिक ट्रेनर से एक ऊपर के एयरक्राफ्ट होते हैं, उनको सीखने के बाद डायरेक्ट पायलटों को डेक पे लैंडिंग करनी पड़ती है, वो भी MiG-29 के साथ, क्योंकि ये जो हॉक एयरक्राफ्ट है वो डेक पर लैंडिंग नहीं कर सकते हैं। इस तरह से जो पायलट्स हैं हमारे, उनको बीच में ब्रिज बनाने के लिए कोई एयरक्राफ्ट नहीं मिलता है। अब वो ये चाह रहे हैं कि ये जो डेक पे उतरने वाला तेजस है उसका एक स्क्वाड्रन रखें, जिसके बाद हॉक एयरक्राफ्ट के बाद उनके जो पायलट्स हैं वो तेजस को उतार के देखें और उसके बाद MiG-29 को उतार कर देखें, या इसके अलावा जो आगे आने वाला हमारा एयरक्राफ्ट है TED-BF उसको भी उड़ाना सीख सकें। इसके माध्यम से हमने ये जाना है कि तेजस नेवल वेरिएंट जो है अभी की जो करंट स्थिति में है वो नेवी को बेचने के लिए नहीं है, उससे जो टेक्नोलॉजी प्राप्त होगी उसको हम लोग TED-BF में इस्तेमाल करेंगे, जो आगे हमारा एयरक्राफ्ट जो बेहतरीन एयरक्राफ्ट बनने वाला है। पर इस तेजस प्रोग्राम को गति देने के लिए मनी की आवश्यकता पड़ती है, पैसों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए HAL ने नेवी से ये कहा था कि इस प्रकार के स्क्वाड्रन की उनको जरूरत पड़ सकती है। एक तरह से मार्केटिंग की थी जो कि नेवी को समझ में आई और अब वो ये चाह रहे हैं कि इस एयरक्राफ्ट को खरीदें, पर ये निकट भविष्य में अभी नहीं होने वाला है। एक और वेरिएंट है जो कि NP5 कहा जाएगा, वो भी ट्रेनर एयरक्राफ्ट ही है, पर वो वही प्रोटोटाइप है जो कि बाद में फिर नेवी को बेचा जाएगा। ये जो प्रोटोटाइप है इसमें जो भी कमी बेसी होगा वो कंप्लीट करने के बाद नेवी के सामने रखा जाएगा और तब नेवी उसको खरीदेगी। पर जो उनका नेवल वेरिएंट है तेजस का, उसको खरीदना एक तरह से पक्का ही माना जा रहा है। बात करते हैं प्रोजेक्ट 75I की। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें एक ऐसा क्लॉज निकलकर सामने आया जो कि इसमें भाग लेने वाली कंपनियों को परेशान कर रहा है। इसमें रशिया, स्पेन, फ्रांस की कंपनियां छट सकती हैं, क्योंकि इसमें AIP की बात की गई है और वो भी सी प्रूवन AIP, वो भी 4 से 5 साल जिसको गुजर चुके हों। इस प्रकार का AIP सिस्टम उस कंपनी के पास होना चाहिए। जिनके मैंने नाम लिए उन देशों के पास इस प्रकार का सिस्टम अभी करंट में इस्तेमाल योग्य नहीं है, इसलिए इन कंपनियों का कम ही चांस लग रहा है। पर जर्मनी और साउथ कोरिया, इन दोनों ही देशों की कंपनियों के पास इस प्रकार का सिस्टम है। जर्मनी की थाइसन ग्रुप है, उसके द्वारा अब ये कहा जा रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट से वो संतुष्ट नहीं है, इसकी जो कंडीशंस हैं उससे संतुष्ट नहीं है और वो इससे बैकआउट हो सकते हैं। इससे पहले सैड बैकआउट हुआ था, अब इस जर्मन कंपनी के अगर बैकआउट हो जाता है, जो सोर्सेस कह रहे हैं,
तो केवल एक कंपनी बच जाएगी साउथ कोरिया की कंपनी। और फिर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जनरली हमारी जो सरकारी खरीद होती है उसमें हम केवल एक कंटेंडर को लेकर नहीं चलते हैं। जर्मनी की कंपनी थाइसन ग्रुप का यह कहना है कि इसमें जो कंडीशन दी गई है कि पहला सबमरीन कुछ 45% भारतीय कंपोनेंट से मिलकर बना हो और जो छठा सबमरीन होगा वो 60% भारतीय कंपोनेंट से मिला हो, पर जो जिम्मेदारी है वो फॉरेन पार्टी पर डाली जा रही है, फॉरेन कंपनी पर डाली जा रही है। अगर भारत की कंपनियों का इस्तेमाल ज्यादा करना है, सामान का इस्तेमाल ज्यादा करना है, तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो भारतीय कंपनियों पर होनी चाहिए, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी भारत पर डिपेंड करती है, ना कि विदेशी कंपनी पे। तो इसी चीज पर उनकी परेशानी है और वो कह रहे हैं कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रह सकेंगे अगर इसी प्रकार की चीज आगे चलती रहेगी। तो देखना यह है कि ये किस दिशा में जाता है। वैसे रशिया के काउंटर पार्ट्स ने ऑलरेडी कहा है कि इसको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील बनाइए, रशिया से खरीदिए, हम पूरी टेक्नोलॉजी इसकी ट्रांसफर करेंगे। आगे देखते हैं भारत क्या करता है, क्योंकि हर खरीद में कुछ ना कुछ हमारे पेच आता ही रहता है। आपको पता है कि आगे आने वाले समय में ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है, पर उससे पहले भारत, चीन, रशिया, साउथ अफ्रीका, इनकी स्पेस एजेंसी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, एक एमओयू पे साइन किया है। इसमें एक सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन बनाया जाएगा, जिसमें कि रिस्पेक्टिव जो भी देश है वो सैटेलाइट लॉन्च करेगा और उसकी जो डेटा है वो चारों पांचों जो कंट्रीज हैं उनमें विभक्त होगा, उनमें बटेगा और इसके माध्यम से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टलेशन बनाया जाएगा, जिससे कि हमें बाढ़, सूखा, एग्रीकल्चर, अर्बन प्लानिंग, इन सब चीजों में सहायता हो। तो एक तरफ से हम चीन और भारत के बीच में सीमा विवाद देख रहे हैं, तो वहीं स्पेस को लेके, स्पेस के शांतिपूर्ण यूज को लेकर एक ऑपरेशन निकलकर सामने आ रहा है। अब बात कर लेते हैं डीआरडीओ की। डीआरडीओ के द्वारा एक एडवांस चेफ बनाया गया है जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी लाभ करेगा। एक्चुअल में जब कोई एयरक्राफ्ट, कोई मिसाइल किसी दूसरे एयरक्राफ्ट पर दागता है तो ये मिसाइल इंफ्रारेड और रडार दो माध्यम से अपने टारगेट को डिटेक्ट करता है। इंफ्रारेड के लिए तो फ्लेयर्स होती हैं एयरक्राफ्ट में, उसको बेवकूफ बनाने के लिए मिसाइल को, पर इसके रडार को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ चेफ का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कुछ कहा जाता है कि पार्टिकल्स होते हैं, मेटल पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक सिलेंड्रिकल पाउच में बंधे होते हैं और वो अचानक से छूटते हैं, जिससे कि जो मिसाइल का रडार है वो कंफ्यूज हो जाता है और इन्हीं के पीछे लग जाता है। तो इस प्रकार की चीज डीआरडीओ के द्वारा खुद डेवलप कर ली गई है, इंडस्ट्री पार्टनर को इसकी टेक्नोलॉजी भी दे दी गई है। अब इसका ट्रायल होगा और बाद में एयरफोर्स इसका इस्तेमाल कर सकेगी। बहुत छोटी चीज है, बहुत कारगर चीज है, जिसको अब हम अपने भारत में ही बनाएंगे और हमारे भारत का ही ये प्रोडक्ट होगा। अब बात कर लेते हैं भारतीय आर्मी के BMP-2 के अपग्रेडेशन को लेकर। कुछ 811 या 12 की संख्या में ये व्हीकल्स हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं, इंडियन आर्मी में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इंडियन आर्मी ने एक प्रोजेक्ट सैंक्शन ऑर्डर निकाला है जिसमें कि 12 कंपनियों का नाम डाला गया है और इसमें सरकारी कंपनियां भी हैं, प्राइवेट कंपनियां भी हैं। इन सभी कंपनियों को एक एक BMP-2 दिया जाएगा। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट अपग्रेडेड BMP-2 में होने चाहिए वो उनको सारे बता दिए जाएंगे और कुछ 1 साल का समय उनको दिया जाएगा और इस 1 साल में वो अपग्रेडेड BMP-2 का ट्रायल करेंगे। इसके बाद इसका दाम पर बात किया जाएगा कि दाम सबसे कम कौन देता है और तब जाके फिर इस अपग्रेडेशन को हरी झंडी दे दी जाएगी। इस अपग्रेडेशन में अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत फोर्ज, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, लार्सन एंड टोब्रो, रिलायंस, टाटा इत्यादि प्रकार की कंपनियां भाग ले रही हैं। इन सभी को एक एक BMP-2 दिया जाएगा। गौर करने की बात यह है कि इस BMP-2 का भारत में लाइसेंस निर्माण होता है, पर अपग्रेडेशन के लिए इंडियन आर्मी ने भारतीय कंपनियों को ही चुना है और जो इसका पैसा है, बहुमूल्य राशि, वो भारत में ही रहेगी। ये एक अच्छी बात मानी जा सकती है। इसमें अपग्रेडेशन कहा जा रहा है कि इसके इंजन में अपग्रेडेशन किया जाएगा। इसमें 3rd जनरेशन थर्मल गनर एंड कमांडर पैरानोमिक साइट लगाना है, मॉडर्न फायर कंट्रोल सिस्टम लगाना है, ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर्स लगाना है, इत्यादि इत्यादि चीजें इसमें डाली जाएंगी। देखना यह है कि इसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और कौन इसमें अव्वल आता है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको बात हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से किसी वाले सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।